नमस्कार साथियों। तो एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसमें हम लोग आज माइंस रूल का जो रूल नंबर 29 का ए से पी तक डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस है। तो डिटेल्स में हम लोग पूरा एक एक रूल्स को जानेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगा क्योंकि एक पार्ट में सारा रूल कवर नहीं हो पाएगा। जो इसमें बेसिकली इसमें जो व्यक्ति ऑलरेडी माइंस में काम कर रहा है उसके लिए मेडिकल टेस्ट का क्या प्रोसेस है, और जो इम्प्लीमेंट के लिए आए हैं, जो पहली बार आएंगे उनके लिए क्या है, ये डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला बात आता है कि मेडिकल टेस्ट किसके लिए अप्लीकेबल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर माइंस में टेम्पररी बेसिस पे आया है, कैजुअल बेसिस पे काम करने के लिए हम लोग रखते हैं, 1-2 दिन के लिए आया है या महीना दिन के लिए कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दे करके रखे हैं वह हम, जो महीना 2 महीना में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए हमको इनिशियल या पीरियडिकल कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस उस पर अप्लाई नहीं होता है अगर वो व्यक्ति 6 महीना से कम काम करने के लिए आया हो। अगर 6 महीने से ज़्यादा के लिए उसका काम है तो फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। अब आता है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट कौन करवाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का, कोई भी एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर का है, और इसके जो कॉस्ट है वो भी ऑनर ही देंगे। जो शुरू में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका कॉस्ट भी ऑनर ही देंगे, और ये काम ऑनर, एजेंट या मैनेजर का आप समझ सकते हैं, सामूहिक रूप से उनका जिम्मेदारी है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात समझने वाली है कि जैसे सपोज करिए कि जब ये माइंस रूल आया सबसे पहले, अब बोलेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो एक साथ सबका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा, तो ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक हो जाता। तो उस समय में बताया गया था कि एक काम करिए कि आप ना 1/5 करके करिए, मतलब 20%, मतलब इस बार 20% का मेडिकल एग्जामिनेशन, अगला बार 20%, ऐसे करके करिए 1/5 करके। तो 5 साल में सबका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी 5 साल में करना है। तो जिसका इस साल इनिशियल हो गया है वो 6ठी साल में उसका पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होने लगेगा। तो शुरू में था कि जो भी व्यक्ति है उसका 1/5 करके करना है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर माइंस में आता है ज्वाइन करने के लिए, और वो किसी और माइंस में काम कर रहा था, और उस 5 साल के अंदर में ही अगर उसका मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का, क्योंकि पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम तो आप 5 साल रखे हुए हैं। तो इस केस में क्या है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अगर वो वहाँ पर किया हुआ था, या फिर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ही वो वहाँ पर करवाया हुआ था, तो यहाँ पर आप उसे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इस केस में जो नए माइंड मैनेजर है वो पुराने माइंड मैनेजर से उसका मेडिकल हिस्ट्री मांग सकता है, उसे देख सकता है कि हाँ सच में इन्होंने इस 5 साल के अंदर में ही पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है। जैसे मैं आपको बताया था, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो समय है वो 5 ईयर्स है। मतलब अगर आप किसी माइंस में आते हैं तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 5 ईयर्स में होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि अगर माइंस एस्बेस्टस का है, तो एस्बेस्टस के केस में क्या होता है ना, वो थोड़ा सा डेंजरस होता है शरीर के लिए। थोड़ा सा एस्बेस्टस का जो डस्ट है वो थोड़ा हानिकारक होता है, उससे होने वाले जो डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग व्यक्ति के साथ में रह जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रावधान अलग है। जैसे हम लोग बाकी माइंस के लिए हमारा रूल्स है कि जो पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पीएमई होगा, वो 5 ईयर्स में होगा। लेकिन एस्बेस्टस माइंस का अगर माइनिंग हो रहा है या माइलिंग हो रहा है, इन दोनों केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 1 साल में ही कर देना है, पर साल होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। और उसमें जितना भी हमारा जो स्टैंडर्ड ये सेम है, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म पी है उसमें जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है उस सेम स्टैंडर्ड इस केस में भी होगा, फॉलो किया जाएगा। बस फ्रीक्वेंसी उसका हर साल है। अगर एस्बेस्टस माइंस है तो उसका पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन हर साल होगा। और उसमें खास बात ये रहेगी कि जो एक्सरे है, एक्सरे हर साल नहीं करवाना है। चेस्ट का जो एक्सरे है वो मेनली उसका जो है एक्सरे वो 3 साल में करना है। बाकी सारे टेस्ट उसका हर साल करवाना है, बाकी एक्सरे जो है वो 3 साल में करवाना है। और अगर मान लीजिए एग्जामिनिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि नहीं
फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना चाहिए, तो वो इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक्सरे भी हर साल करवा सकते हैं, या फिर वो जो पूरा मेडिकल प्रोसेस है, फ्रीक्वेंसी है 12 मंथ, उसको भी वो चेंज कर सकते हैं अगर एग्जामिनिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये और ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको वो उस सस्पेक्ट के केस में वो उसे और कम कर सकते हैं। अब बात है कि ये एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगा कौन। मान लीजिए इनिशियल या पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन तो करेगा, लेकिन कौन करेगा? तो इसके केस में क्या है, अगर मान लीजिए ऑनर ने उस पार्टिकुलर माइंस के लिए, कोई बड़ा माइंस है मान लीजिए, उस पार्टिकुलर माइंस के लिए एक डॉक्टर ऑलरेडी अलॉट कर दिया है, एक डॉक्टर ऑलरेडी है, तो वो डॉक्टर करेगा। मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द माइंस, या फिर मान लीजिए वो ऑनर है, उसका 2-3 माइंस है या फिर और भी बिजनेसेस है, और वो एक डॉक्टर रखा हुआ है, तो उस केस में वो उस डॉक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है और वो भी कर सकता है। यानी अ मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑनर फॉर द माइन, ठीक है ना। तो उसका ऑनर के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो माइंस का जो के लिए वो अपना रखा हुआ है, और भी माइंस को इंक्लूड करके भी वो रख सकता है अगर पहला नहीं है, मतलब माइंस में डॉक्टर नहीं है। एम्प्लॉय जो है, मतलब एम्प्लॉयर जो है उसका जो एम्प्लॉयड भी डॉक्टर नहीं है, ये दोनों केस अगर वैलिड नहीं होता है, तब आता है तीसरा केस में आता है, तब आता है कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो कोल माइन वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर एम्प्लॉयड है तो उससे करवा सकते हैं। जैसे कोल माइन वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948 के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वो डॉक्टर भी रखते हैं, तो वो वाले डॉक्टर रहेंगे जो कोल माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रहेंगे, वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन नहीं है कहीं पे, तो चौथे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो कर सकता है, लेकिन उस केस में ये इंश्योर करना है कि उसका जो रैंक है असिस्टेंट सिविल सर्जेंट के रैंक से कम उतना रैंक होना चाहिए, असिस्टेंट सिविल सर्जेंट के रैंक का होना चाहिए वो व्यक्ति। अब होगा कैसे, तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो मैनेजर क्या करेगा कि फॉर्म एम में नोटिस भेजेगा उस व्यक्ति को, ठीक है ना, फॉर्म एम में, और वो नोटिस 20 दिन पहले का भेजेगा। मान लीजिए 20 तारीख को अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, तो 1 तारीख को नोटिस भेज देगा फॉर्म एम में। अब वो सेम नोटिस फॉर्म एम को वो मेडिकल ऑफिसर जो है उसको भी भेजेगा। मेडिकल ऑफिसर वो उसके साथ में एक फॉर्म ओ भी भेजेगा, जो उसका पुराना फॉर्म ओ है, पिछले वाला मेडिकल का जो पूरा स्टेटस है फॉर्म ओ में लेते हैं, वो फॉर्म ओ भी भेजेगा। यानी कि वो उस व्यक्ति को फॉर्म एम भेजेगा, और जो मेडिकल ऑफिसर है उसको फॉर्म एम और फॉर्म ओ दोनों भेजेगा वो। और वो मेडिकल ऑफिसर तो हम जान ही रहे हैं, चाहे तो माइंस के लिए एम्प्लॉयड एक डेडिकेटेड होगा, या फिर ऑनर द्वारा एम्प्लॉयड होगा एक व्यक्ति, या फिर वो सिविल सर्जेंट असिस्टेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, जो हमारा मेडिकल ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल 4 कंडीशंस है वो उन्हें भेजा जाएगा। अब क्या है, मान लीजिए कि व्यक्ति को दिया गया था 20 दिन के पहले नोटिस की तुम्हें 20 तारीख को पहुंचना है, लेकिन वो नहीं पहुंचा है, तो मैनेजर उसके बाद फिर से एक नोटिस देगा उस व्यक्ति को। इस बार वो 10 दिन देगा उस नोटिस में, और वो ये नोटिस फिर से भेजेगा, डॉक्टर को भी भेजेगा वो कि 10 दिन में ये व्यक्ति आएंगे। और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ही बताते हैं मैनेजर को, जैसे पहले बार जो नोटिस दिया था, मान लीजिए 20 तारीख को नहीं पहुंचा है, तो डॉक्टर इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को कि वो 20 तारीख, क्योंकि डॉक्टर को भी वो नोटिस भी पकड़ाया गया था, तो बोलेगा कि 20 तारीख तक वो व्यक्ति 20 तारीख को नहीं आया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर मैनेजर दूसरा नोटिस फॉर्म एन में देगा, इसमें 10 दिन का समय देगा, फिर से डॉक्टर इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि वो आया है कि नहीं आया है। अगर मान लीजिए इस दोनों केस में वो व्यक्ति नहीं आता है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो लायबल है टर्मिनेशन के लिए, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन टर्मिनेट करने से पहले मैनेजर उसको एक बार शो कॉज नोटिस देगा, हो सकता है कोई मजबूरी हो उसका जिसकी वजह से ना आया हो, और उसकी अगर जवाब पूरा सेटिस्फैक्ट्री है, मैनेजर को लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है वो सही है, ये इसकी दिक्कत था, तो उस केस में मैनेजर उसे टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो मैनेजर उसे टर्मिनेट कर देगा। उस केस में
तो मैनेजर उसको टर्मिनेट नहीं करेगा, उससे और भी नोटिस देगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर वोमेन एम्प्लॉय रहेगा, तो अगर वोमेन एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले ध्यान देना है कि वोमेन एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन मेल नहीं कर सकता है बिना उसके कंसेंट का। उसके रजामंदी ज़रूरी है, उससे पूछा जाएगा, उसकी रजामंदी है तभी करना है। अगर वो अपना कंसेंट नहीं देती है तो फिर एक दूसरे वोमेन को वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, और तब वो मेल मेडिकल ऑफिसर है वो उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन दूसरे वोमेन के प्रेजेंट में। अब देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड जो है, मान लीजिए अगर आप मतलब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, दोनों ही फॉर्म पी में उसका स्टैंडर्ड दिया गया है। अब क्या है ना, कोई व्यक्ति जैसे इनिशियल पीरियोडिक दोनों बोल देते हैं, फिर हम बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार आ रहा है, फिर उसका आईएमई हो रहा है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो उसका फॉर्म P1 में आएगा। अब क्या है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, P और P1 क्या है। देखिए ये दोनों फॉर्म बराबर हैं, दोनों फॉर्म में सेम कंटेंट, हर चीज़ सेम है, सिर्फ फॉर्म का नाम P और P1 है। इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए ये भेजा जाएगा या फिर उसको रखा जाएगा, तो ये पता रहे कि ये व्यक्ति जो है अभी नया नया ज्वाइन किया है, और जो फॉर्म P वाला है ये पुराना ज्वाइंट है। तो पुराने ज्वाइंट वाले का इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये रूल आया होगा उस समय में उसका, उससे पहले तो उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ नहीं होगा, तो इसीलिए उस फॉर्म P में उस समय में उसको जो है फॉर्म P में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया होगा। लेकिन अब तो ये रूल बहुत पुराना हो चुका है, तो अब मान लीजिए कि फॉर्म P में पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ही आएगा, क्योंकि पुराने तो सबका हो चुका होगा। और जो फॉर्म P1 है उसमें जो व्यक्ति नए नए ज्वाइन कर रहा है उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड रहेगा। अब देखिए ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्टर तो मेडिकल एग्जामिनेशन कर देगा। डॉक्टर का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या होगा, तो उस वो जो डॉक्टर है सर्टिफिकेट को क्या करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, वो एक सर्टिफिकेट मैनेजर को भेजेगा, और एक सर्टिफिकेट वो एम्प्लॉय को भेजेगा, और एक सर्टिफिकेट वो अपने पास खुद रख लेगा। लेकिन जो सर्टिफिकेट वो मैनेजर के भेज रहा है, उस सर्टिफिकेट के साथ में वो उस व्यक्ति का पुराना मेडिकल जो फॉर्म है, फॉर्म जो हम लोग देखे थे वो भी उसके साथ में भेजेगा। और मैनेजर क्या करेगा, मान लीजिए मैनेजर के पास तो आ गया सर्टिफिकेट, तो मैनेजर क्या करेगा, उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेगा, और जो उसका पुराना सर्टिफिकेट है उसको भी रखेगा। एक्चुअली मैनेजर को 10 साल तक उस रिकॉर्ड को अपने पास रखना है। जब वो व्यक्ति काम छोड़ दिया उसके बाद भी 10 साल तक उसे माइंस के ऑफिस में रखना है, और उसका पूरा प्रोफाइलिंग होना चाहिए कि वो कौन सा काम करता था, डस्ट में कितने देर एक्सपोजर रह रहा था, उसका मेडिकल का रिपोर्ट क्या है, जॉब का डिटेल्स क्या है, वो हर चीज़ उसको करना है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति कहीं और किसी और माइंस में काम करने के लिए जाता है, और उस माइंस के मैनेजर को इस व्यक्ति का हिस्ट्री चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, तो वो एक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता है, और मैनेजर को वो मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ शेयर करना होगा। अब आता है पॉइंट कि एक व्यक्ति जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और वो अनफिट हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो अब वो क्या करेगा। वो अगर अनफिट है, अब अनफिट तो 2 या 3 टाइप का अनफिट हो सकता है। एक अनफिट मान लीजिए कि वो व्यक्ति मेडिकल जो एग्जामिनेशन करने वाला ने बोला कि नहीं ये माइंस में काम करने लायक नहीं है, मतलब किसी भी माइंस में काम नहीं कर सकता है, तो ये एक अनफिट हो गया। दूसरा हो गया कि वो लगा पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ माइंस, जैसे कोल माइंस में काम नहीं कर सकता, बट ही कैन वर्क इन मेटल माइंस, ये मेटल में काम कर सकता है, ये दूसरा टाइप का अनफिट हो गया। तीसरा हो गया कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस में बोला ये काम नहीं कर सकता है, जैसे किसी का आँख अगर मान लीजिए ख़राब हो गया, तो ये कोई क्रूशियल जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, वो काम नहीं कर सकता है। ये कोई एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए जो उसका ठीक नहीं है, स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है, तो वो काम के लिए उसको नहीं कर सकता। ये तीनों केस है, चाहे तो पूरा माइंस के लिए वो ब्लॉक कर दे, या पर्टिकुलर माइंस के लिए ब्लॉक कर दे, या फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए बोले कि ये काम ये नहीं कर सकता है। ये 3 केस बता सकता है। लेकिन अभी इस तीनों केस में क्या है, वो जो व्यक्ति है उस जिसको ये अनफिट डिक्लेयर किया गया है, वो क्या कर सकता है, वो मैनेजर को एक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता है 30 दिन के अंदर में, और वो बोल सकता है कि एप्लीट मेडिकल बोर्ड बनाइए
और मेरा फिर से मेडिकल टेस्ट करवाइए, मैं फिट हूँ बट ये टेस्ट सही नहीं है, अगर उसे लगता है। एप्लीट मेडिकल बोर्ड मतलब ये एक बोर्ड रहेगा, मल्टीपल डॉक्टर्स रहेंगे और ये उससे ऊपर का लेवल का रहेगा सब, वो बनाया जाए और उसमें हमारा टेस्ट हो। ये जो एप्लीट मेडिकल बोर्ड है, इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन रहेगा और वो कैसे काम करेगा। ये व्यक्ति पहले, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एप्लीट मेडिकल बोर्ड को इन्होंने मैनेजर को रिक्वेस्ट दे दिया कि भाई बोर्ड भेजिए। अब मैनेजर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट पाने के बाद उस व्यक्ति को 2 बार और नोटिस देगा। जैसे पहला नोटिस दिया और 15 दिन पहले, जैसे 15 तारीख को अगर उसका मेडिकल टेस्ट करवाना है तो आज वो नोटिस दे देगा 1 तारीख को। तो पहला नोटिस दिया 15 दिन पहले। अब वो व्यक्ति 15 दिन के बाद वो एप्लीट मेडिकल बोर्ड के पास नहीं गया है टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ से जब मैनेजर को इन्फॉर्मेशन आएगा कि वो नहीं आया है तो मैनेजर उसे दूसरा नोटिस देगा। इस पर फिर से 15 दिन का टाइम देगा, यानी कि इस बार 30 तारीख तक का टाइम रहेगा। तो दूसरा नोटिस में 30 तारीख उसे प्रेजेंट होना है, लेकिन वो 30 तारीख को भी प्रेजेंट नहीं हुआ मान लीजिए, तो उस केस में फिर से मैनेजर को इन्फॉर्मेशन आएगा। तो मैनेजर उसके बाद उसे तुरंत टर्मिनेट नहीं करेंगे, बल्कि मैनेजर उसे 30 दिन तक देखेंगे। जो दूसरा नोटिस का जो टाइम है, जो 30 तारीख था, वो 30 तारीख के बाद 30 दिन तक मैनेजर उसे टर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन 30 दिन के बाद अगर 30 दिन में वो आता है कि नहीं नहीं मुझे करवाना है मेडिकल टेस्ट, तो मैनेजर उसको इमीडिएटली एप्लीट मेडिकल बोर्ड को पास ले जा करके मेडिकल टेस्ट करवा देगा। लेकिन अगर वो 30 दिन तक रिपोर्ट नहीं करता है तो मैनेजर उससे अनफिट मान करके उसे टर्मिनेट कर सकता है। और इसमें अब ये बात है कि मैनेजर तो उसे अनफिट मान लिया और मैनेजर ने उसे टर्मिनेट भी कर दिया। अब अगर है कि मान लीजिए कि वो एप्लीट मेडिकल बोर्ड ने उसे चेक किया, अगर वो व्यक्ति आता है, अभी तो हमने देखा तो सिनेरियो नहीं आता है तो उसे टर्मिनेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पहला नोटिस या दूसरा नोटिस के बाद ही वो आ जाता है, एप्लीट बोर्ड के प्रेजेंट सामने आता है और एप्लीट बोर्ड उसे चेक करता है और वो व्यक्ति फिट पाया जाता है, तो इस केस में सारा कॉस्ट एप्लीट बोर्ड का ऑनर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनर की गलती थी, वो पहले अनफिट हुआ था, तो ये सारा कॉस्ट ऑनर देगा। लेकिन अगर एप्लीट मेडिकल बोर्ड भी उसे अनफिट डिक्लेयर करता है तो इस केस में उस जो व्यक्ति अप्लाई रिक्वेस्ट किया था, वो जो वर्कर है, उसको सारा कॉस्ट देना पड़ेगा एप्लीट मेडिकल बोर्ड का। मतलब जो मान लीजिए जो पहले बार जो अनफिट डिक्लेयर हुआ था, अगर वो अपील नहीं करता है तब तो उसका 30 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अपील करने के बाद एप्लीट मेडिकल बोर्ड उसे अनफिट डिक्लेयर करता है तो फिर भी उसको उसके बाद फिर से 30 दिन के अंदर में उसको टर्मिनेट कर देगा। 30 दिन मैक्सिमम रहेगा, 30 दिन का उसको टर्मिनेट कर सकता है। जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है जनरली तो ऑनर लेगा, लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीट मेडिकल बोर्ड में तो जो जिसकी गलती रहेगी उसे कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का देना पड़ेगा। यानी अगर वो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है कि मैं अनफिट नहीं हूँ और एप्लीट मेडिकल बोर्ड मानता है कि नहीं वो अनफिट है, तो फिर उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड मानता है कि नहीं वो अनफिट नहीं है तो फिर ऑनर को देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, जब हम माइंस में काम करते हैं तो माइंस में कुछ डिजीजेज होती है, हर माइंस का होता है। न्यूमेकोनियोसिस जो होता है, तो जैसे कोल माइंस के लिए होता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो वो जो माइंस में अगर कोई व्यक्ति माइंस में काम करता है और माइंस के एक्टिविटी के कारण से कोई ऐसा डिजीज हो जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन जो है ऑनर पे करेगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के हिसाब से पे करेगा। इस एक्ट का नाम अभी बदल चुका है, अब एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया है, तो उसके हिसाब से जो भी कंपनसेशन बनता है वो ऑनर पे करेगा। अब क्या है कि मान लीजिए पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो हम कर रहे हैं तो इसका जो रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट जो एनुअल रिटर्न जो है वो फॉर्म टी में 20 फरवरी से पहले हमें जमा करना होता है डीजीएमएस के पास हर एक ईयर में। जैसे मान लीजिए इस साल जो भी आपने पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन किया है उसे अगला साल के 20 फरवरी से पहले फॉर्म टी में भर करके आप उसे डीजीएमएस के पास जमा करेंगे। अब क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हर जगह आपको आएगा, आगे भी हम लोग वीडियो में देखेंगे तो आएगा कि कोई भी माइंस बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया या फिर उसका ऑनर बदल गया
तो उस केस में ना हम लोग नोटिस जो है ना, हर सारा नोटिस का जो है शेड्यूल यही है। जैसे अभी नॉर्मल में क्या था, 20 फरवरी तक हमको दे देना है। लेकिन अगर वो माइंस बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, या ऑनर उसका चेंज हो चुका है, तो मान लीजिए बंद हो चुका है, तब तो कन्फर्म है बंद है। बंद होने के जस्ट आपको 30 दिन के अंदर में दे देना है, ठीक है ना। रिटर्न आपको 30 दिन के अंदर में रिटर्न दे देना है। ऑनर भी चेंज हो गया, ये भी पता चल गया आपको, तो इसको भी आप 30 दिन के अंदर में दे देंगे। लेकिन डिसकंटिन्यू के केस में हमेशा देखेंगे, डिसकंटिन्यू क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है वर्क डिसकंटिन्यू हो गया है और उस जगह पर जाने का अप्रोच रोड भी बंद है। डिसयूज्ड और डिसकंटिन्यू दोनों दो टर्म आता है जो कंफ्यूज करता है यहाँ पे। जो डिसयूज्ड वर्किंग होता है उस केस में आपको उस जगह पे जाने का अप्रोच रोड रहता है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यू के केस में अप्रोच रोड भी बंद है, मतलब आपको पता नहीं है कि कितने दिन तक ये डिसकंटिन्यू है। आप उससे कंटिन्यू करेंगे, आप उसे चालू करेंगे, लेकिन कब चालू करेंगे ये आपको पता नहीं है डिसकंटिन्यू के केस में। तो इस केस में डीजीएमएस भी मानता है कि चलो ठीक है डिसकंटिन्यू है, तो आपको समय देता है। और अगर आपका ये डिसकंटिन्यू 60 दिन तक रह जाता है, तब डीजीएमएस मानता है कि नहीं अब यार तुमको सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो 30 दिन का समय देता है। तो इसीलिए डिसकंटिन्यू के केस में हम देखते हैं कि रिटर्न का जो समय है वो 90 डेज का रहता है, कि अगर डिसकंटिन्यू जिस दिन से डिसकंटिन्यू हुआ उस दिन से 90 दिन के अंदर में आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम जो फॉर्म टी का बात कर रहे हैं, तो फॉर्म टी में हम लोगों ने देखा कि क्या है कि जो हमारा जो सबमिट करना है वो अगर एबंडन है तो 30 दिन के अंदर में, ऑनरशिप चेंज हुआ तब भी 30 दिन के अंदर में, लेकिन डिसकंटिन्यू हुआ था उस दिन से 90 दिन के अंदर में सबमिट करना है। और नॉर्मल माइन एक्टिविटी है तो फरवरी के 20 तारीख को हर साल आपको 20 तारीख से पहले डीजीएमएस के पास आपको रिटर्न सबमिट करना है। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ज़रूरी किसके लिए है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका जो भी व्यक्ति अगर टेम्प्रेरी काम कर रहा है 6 महीने से कम के लिए, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा के लिए अगर काम कर रहा है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। और जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जब आप ज्वाइन करते हो उसी समय में करना है। और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको 5 साल के बाद करना है। लेकिन अगर एस्बेस्टस का माइंस है तो उस केस में हर साल पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और एक्सरे जो है वो 3 साल पे होगा। और अगर डॉक्टर जो है मानता है, मेडिकल ऑफिसर मानता है कि नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकता है। यानी कि वो एक्सरे का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, हर साल बोल सकता है, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन को और कम डेट भी कर सकता है, ये होता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन होने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि मैनेजर जो है फॉर्म एम में नोटिस भेजेगा एम्प्लॉय को, और वही फॉर्म एम भेजेगा डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर क्या कर, और डॉक्टर को वो पुराना मेडिकल हिस्ट्री जो है फॉर्म वो भी भेजेगा, और 20 दिन का नोटिस देगा उसमें। अगर 20 दिन में अगर एम्प्लॉय जाकर करवा लेता है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को कि वो व्यक्ति नहीं आया है। फिर डॉक्टर दोबारा फॉर्म एन में उसे नोटिस देगा, इस बार 10 दिन का नोटिस देगा। अगर उस 10 दिन में भी नहीं आता है तो फिर मैनेजर उससे शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज नोटिस में अगर वो जस्टिफाई कर देता है तो 2 और मौका उसको दिया जाएगा, और अगर वो जस्टिफाई नहीं करता है तो फिर उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को अगर अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बाद क्या होगा। अगर उससे मान लीजिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो व्यक्ति फिर से अपील करेगा एप्लीट मेडिकल बोर्ड के पास जाने के लिए, और एप्लीट मेडिकल बोर्ड जो है उसका फिर से टेस्ट करेगा। अगर वहाँ पर भी अगर वो अनफिट डिक्लेयर होता है तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न के बारे में देखा था, रिटर्न कैसे भरना है। तो ये सारे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, उस पार्ट में हम लोग अब एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एप्लीट मेडिकल बोर्ड क्या है, और हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अलग अलग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बने रहेंगे। थैंक यू।